एक बड़े और बिजी महानगर के शांत उपनगरों में बंद दरवाजों के पीछे अक्सर गहरे राज पनपते हैं। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, एक ऐसा शहर जो एम्बिशन और तरक्की का दूसरा नाम है, एक ऐसा ही राज फटने वाला था। लेकिन कंप्यूटर कोड की तरह नहीं, बल्कि खून की गर्म खौफनाक बौछार की तरह। ये कहानी है एक परिवार की, एक घर की, और उस दिन की जब वो घर एक कब्रगाह बन गया। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जो इतना ठंडा और सोचा समझा था कि इसे एक परफेक्ट मर्डर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसा कि जांच करने वालों को जल्द ही पता चलने वाला था कि सबसे बेहतरीन प्लान भी खुलकर एक ऐसी सच्चाई सामने ला सकता है जो परछाइयों में छिपे किसी भी अजनबी से ज्यादा भयानक होता है। एक राक्षस की तलाश शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह तलाश उन्हें ज्यादा दूर नहीं ले जाने वाली थी। जून 2024, सोमवार की देर रात, ईस्ट बेंगलुरु के सेगीहल्ली इलाके में पुलिस को आई एक कॉल ने शाम की शांति भंग कर दी। कॉल करने वाला घबराया हुआ था, उसकी बातें उलझी हुई थी, लेकिन एक संदेश साफ था। साई ग्रीन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ बहुत भयानक हुआ था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका सामना एक ऐसी खौफनाक हकीकत से हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक पिता, एक माँ और एक बेटी, तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जैसे ही उन्होंने इस तबाही का मंजर देखा, उन्हें लगा कि वे एक ऐसी बेरहम कातिल का शिकार कर रहे हैं जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरी जांच की चाबी, इस तबाही का कथित मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि परिवार की ही जिंदा बची बड़ी बेटी थी। ये कहानी है एक चौंकाने वाले धोखे और एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की जिसका अंत एक नरसंहार में हुआ। सेगेहल्ली में साई ग्रीन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हर लिहाज से एक आम रिहायशी इमारत है। एक ऐसी जगह जहां रोजमर्रा की जिंदगी एक जानी पहचानी सुकून भरी लय में चलती है। लेकिन जून की उस सोमवार की रात ये नॉर्मल होने का नकाब हमेशा के लिए फट गया। जब पहले पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर तजुर्बेकार अफसर भी हिल गए। वो अपार्टमेंट, जो एक महफूज पनाहगाह होनी चाहिए थी, एक कसाई खाना बन चुकी थी। पहला शिकार उन्हें फ्लैट के अंदर नहीं मिला। जिंदा रहने की शायद अपनी आखिरी बेताब कोशिश में परिवार का मुखिया, लगभग 52 से 55 साल का सोम सुंदर, गंभीर चोटों के बावजूद अपार्टमेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और सीढ़ियों पर गिरा पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दम तोड़ने से पहले सोम सुंदर ने अपने पड़ोसियों और पुलिस को एक आखिरी बयान दिया, एक आखिरी डरी हुई फुसफुसाहट जो इस जांच का सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी श्वेता और उसके पार्टनर केनेथ को हमलावर बताया और अंदर फंसी अपनी पत्नी और छोटी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपार्टमेंट की दहलीज पार करते ही जांचकर्ता हिंसा की एक अलग ही दुनिया में दाखिल हुए। हवा में खून की महक घुली हुई थी। सोम सुंदर की पत्नी, लगभग 48 साल की मुथु लक्ष्मी, और उनकी छोटी बेटी, लगभग 19 या 20 साल की सुप्रिया, उन दोनों की लाशें अंदर पड़ी थी। दोनों पर बेरहमी से और बार बार चाकू से वार किए गए थे। हमले की वहशत चौंकाने वाली थी। पुलिस सूत्रों ने बाद में मीडिया को बताया कि तीनों पीड़ितों की शरीर पर कुल मिलाकर 50 चाकू के घाव थे, जो एक लंबे और उन्मादी हमले का साफ संकेत था। ये कोई लूटपाट नहीं थी जो गलत हो गई हो, ये पर्सनल था। ये जरूरत से ज्यादा हिंसा थी। शुरुआती जांच ने जासूसों को एक ठंडी पहेली में उलझा दिया। क्रूरता से गहरे गुस्से का पता चलता था। फिर भी ऐसा लगता था कि हमला एक ऐसी खामोशी में हुआ जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। इतना लंबा हिंसक संघर्ष पड़ोसियों को सचेत किए बिना कैसे हो सकता था?
जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया, जांच टीमें फैलने लगी। उनके पास नाम थे जो कथित तौर पर मरते हुए आदमी ने खुद दिए थे। लेकिन जिन 2 लोगों का उसने नाम लिया था, वो कोई अजनबी नहीं थे। उनमें से एक उसकी अपनी औलाद थी। शुरुआती थ्योरी सीधी थी। बड़ी बेटी 24 साल की एम श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड 26 साल का जे केनेथ मुख्य संदिग्ध थे। वो अब भगौड़े थे। फौरन बाद, इससे पहले कि उसके पिता के आखिरी शब्दों का पूरा वजन जांच पर पड़ता, श्वेता को एक पल के लिए एक और पीड़ित के रूप में देखा गया, वो जो बचकर शायद निकल गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों को पता था कि यह मामला अलग होगा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक परिवार का विनाश था। और जैसे ही उन्होंने खून से लथपथ अपार्टमेंट को देखा, एक परेशान करने वाला सवाल उठने लगा। आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक बेटी अपने ही माँ, पिता और बहन की कत्लेआम में शामिल हो जाए? फौरन 6 स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई, जो मामले की गंभीरता का साफ संकेत था। उनका मिशन साफ था, उस जोड़े को ढूंढो और पता लगाओ कि क्यों। बाहरी दुनिया के लिए सोमसुंदर का परिवार एक मिडिल क्लास सफलता की तस्वीर लगता था। सोमसुंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे जो बेंगलुरु को चलाने वाले विशाल टेक इंजन का हिस्सा थे। उन्होंने और उनकी पत्नी मुथु लक्ष्मी ने 2 बेटियों श्वेता और सुप्रिया की परवरिश की थी। सुप्रिया, जो सबसे छोटी थी, लगभग 19 या 20 साल की थी, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। वो हर तरह से एक नॉर्मल परिवार थे, लेकिन इस सम्मानजनक दिखावे के पीछे सालों से एक गहरी और जहरीली दरार पड़ रही थी, जिसका पूरा केंद्र बड़ी बेटी श्वेता थी। श्वेता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, एक ऐसे नौजवान लड़की थी जो 2 दुनियाओं के बीच में फंसी हुई थी। एक तरफ उसके माता पिता की दुनिया थी, उम्मीदों और नियमों की दुनिया। दूसरी तरफ वो दुनिया थी जिसे वो अपने लिए बनाने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक ऐसा आदमी शामिल था जिसे उसके माता पिता सख्त नापसंद करते थे, जे केनेथ। केनेथ एक 26 साल का साथी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट श्वेता का क्लासमेट था और पिछले कुछ महीनों से सीगे हल्ली वाले फ्लैट में उसका लिव इन पार्टनर भी। यही रिश्ता झगड़े की मुख्य वजह था। सोमसुंदर और मुथु लक्ष्मी के लिए अपनी बेटी का लिव इन रिलेशनशिप में रहना अस्वीकार्य था, परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण था। ये कोई हल्की फुल्की असहमति नहीं थी, ये एक बुनियादी टकराव था जिसके कारण अक्सर कड़वी बहस होती थी। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ प्यार को लेकर नहीं था, ये पैसे को लेकर भी था। श्वेता और केनेथ पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। पुलिस रिपोर्ट्स में लगभग 30 लाख रुपए का जिक्र है। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि श्वेता ने ये भारी भरकम लोन केनेथ के लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए लिए थे। आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा था। जब श्वेता अपनी ईएमआई चुकाने में डिफॉल्ट करने लगी तो बैंक ने नोटिस भेजे, लेकिन जोड़े के अपार्टमेंट में नहीं, बल्कि परिवार के आधिकारिक पते पर। इन नोटिसों का आना जैसे जलती आग में घी डालने जैसा था। बहसें बढ़ गई, टकराव और तेज हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुथु लक्ष्मी अपनी आलोचना में विशेष रूप से कठोर थी और श्वेता को लोन और उसके रिश्ते को लेकर लगातार ताने मारती थी। अधूरी मोहब्बत और आर्थिक बर्बादी के इस जहरीले कॉकटेल ने एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना दिया। पुलिस को बाद में मिली एक डायरी में श्वेता ने कथित तौर पर अपने परिवार के रिश्ते के विरोध के कारण अकेला और उदास महसूस करने के बारे में लिखा था। पुलिस को दिए बयानों में उसने दावा किया कि वह एक अनाथ की तरह जी रही थी, जिसे वह अपनी मां का कंट्रोलिंग नेचर कहती थी, उससे घुटन महसूस कर रही थी। उसने कथित तौर पर उन्हें बताया कि उसकी मां ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जांचकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर विवादों ने भी एक भूमिका निभाई थी, जिससे अस्थिर मिश्रण में वित्तीय लालच और एक और आयाम जुड़ गया। जून के उस मनहूस सोमवार को यही हालात थे। उस रात क्या हुआ, इस पर जांच की थ्योरीज अलग अलग हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरा परिवार लोन के बारे में बात करने और श्वेता को घर वापस लाने के लिए जोड़े के फ्लैट पर गया था।
दूसरी रिपोर्ट्स का दावा है कि पहले मां मुथु लक्ष्मी गई और जब उनका फोन नहीं उठा तो उनके पति और छोटी बेटी उन्हें ढूंढने गए। किसी भी तरह से वे उस अपार्टमेंट में एक पारिवारिक संकट को हल करने की उम्मीद में गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे एक पहले से सोचे समझे जाल में जा रहे थे। पीड़ित के आखिरी बयान से मिले संदिग्धों के नामों के साथ जांच ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। पहला मकसद सीधा था, एम श्वेता और जे केनेथ का पता लगाना। पहला सुराग सीसीटीवी से मिला। फुटेज में जोड़े को शवों के मिलने से कुछ देर पहले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से शांति से बाहर जाते हुए देखा गया। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये उन दो लोगों की भागदौड़ नहीं थी जिन्होंने गुस्से में आकर कोई जुर्म किया हो। ये इन दो लोगों का निकलना था जिन्होंने एक प्लान को अंजाम दिया। उनका भागना सोचा समझा था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि हत्याओं के बाद जोड़ा पहले श्वेता के माता पिता के घर गया, जहां से उन्होंने नकदी और चांदी के गहने चुराए और फिर भाग निकले। कुछ पुलिस सूत्रों के अनुसार वे फिर केनेथ के एक दोस्त के पास एक स्पोर्ट्स बाइक लेने गए। उन्होंने जानबूझकर अलग अलग रास्ते अपनाए ताकि उन्हें ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल हो। ये क्लासिक रणनीति थी। कहा जाता है कि वे बाइक पर एक साथ तब तक सवार रहे जब तक कि वे बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर दूर तिरुवन्नामलाई के पास खराब नहीं हो गई। इस मोड़ पर वे कथित तौर पर अलग हो गए। केनेथ ने श्वेता को बस से पुडुचेरी भेज दिया, जबकि वो खुद कानून से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहा। कुछ रिपोर्ट्स में उसके बीच शैक में पनाह लेने का भी जिक्र है, लेकिन 21वीं सदी में एक भूत बनना लगभग नामुमकिन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल फोन सिग्नल और डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। हत्याओं के कुछ ही दिनों के भीतर इन डिजिटल सुरागों पर कार्रवाई करते हुए एक टीम ने 24 जून को श्वेता को गिरफ्तार कर लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी पुडुचेरी में कुछ रेलवे स्टेशन के पास हुई। परफेक्ट मर्डर का प्लान बिखरने लगा था। श्वेता के हिरासत में आने के साथ ही केनेथ को खोजने पर ध्यान और तेज हो गया। टेक्निकल सर्विलांस लगातार जारी था। कुछ दिनों बाद 26 जून को पुलिस ने आखिरकार उसे पुडुचेरी में घेर लिया। उसे एक वाइन शॉप पर देखा गया और थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया। तलाशी अभियान खत्म हो गया था। दोनों संदिग्धों के हिरासत में आने के साथ जांच ने और भी खौफनाक और मॉडर्न मोड़ लिया। जैसे ही जांचकर्ताओं ने जोड़े की डिजिटल जिंदगी की पड़ताल की, उन्हें ऐसे सबूत मिले कि यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बारीकी से रिसर्च किया गया प्रोजेक्ट था। पुलिस सूत्रों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप लगाया कि लगभग 6 महीने से केनेथ हत्या की योजना बनाने में मदद के लिए एक पॉपुलर एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार केनेथ ने कथित तौर पर एआई टूल से कई खौफनाक विषयों पर सलाह मांगी थी। उसने कथित तौर पर 3 लोगों को मारने के सबसे असरदार तरीकों, किस तरह के चाकू का घाव जानलेवा होंगे और यहाँ तक कि खून के धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले केमिकल्स के बारे में भी रिसर्च किया था। इन कथित एआई कंसल्टेशंस से सामने आई सबसे अजीब डिटेल शवों को ठिकाना लगाने की योजना थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि केनेथ, जो एक क्लाउड किचन शुरू करने की योजना बना रहा था, ने बिजनेस के लिए एक कस्टम लोहे की भट्टी बनाई थी। उसने कथित तौर पर इस भट्टी का इस्तेमाल शवों को जलाने के बारे में एआई से सलाह ली थी और कहा जाता है कि टूल ने इस भयानक तरीके के फायदे और नुकसान बताए थे। पुलिस को एआई की कथित भूमिका पर इतना यकीन था कि उन्होंने कथित तौर पर पेरेंट टेक कंपनी को चिट्ठी लिखकर पूरी चैट लॉग्स को डिजिटल सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। एक पुलिस सूत्र ने इस टेक पर निर्भरता के स्याह पक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केनेथ के सामाजिक अलगाव का मतलब था कि वह किसी इंसान दोस्त से सलाह लेने के बजाय एक एआई से सलाह ले रहा था, जो शायद उसे उस राक्षसी रास्ते पर जाने से रोक लेता जिस पर वह चल रहा था। श्वेता और केनेथ
दोनों के हिरासत में आने के साथ ही परफेक्ट मर्डर का सावधानी से बनाया गया नकाब बिखर गया और कच्ची बदसूरत सच्चाई बाहर आने लगी। सबसे पहले श्वेता ने मुंह खोला। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर कई चौंकाने वाले बयान दिए। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह एक अनाथ की तरह रही, अपने ही घर में एक कैदी, अपने माता पिता से घुटन महसूस कर रही थी। मेरी जिंदगी मेरी माँ ने बर्बाद कर दी, उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया। उसके शब्दों में एक ऐसी नफरत थी जो सालों से सुलग रही थी। अपनी माँ मुथुलक्ष्मी के लिए यह गहरी नफरत ही मुख्य भावनात्मक वजह लग रही थी। श्वेता ने दावा किया कि असली साजिश उसके परिवार को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि एक ज्यादा फोकस्ड प्लान था। उन्होंने सिर्फ उसकी मां को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि उसकी कहानी में एक लगातार और बताने वाली विसंगति थी। कुछ शुरुआती इकबालिया बयानों में श्वेता ने केनेथ को एक पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि जब उसने अपनी मां को मारा तो केनेथ दूसरे कमरे में हेडफोन पहने हुए था और बाद में सिर्फ साफ सफाई में उसकी मदद की। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। क्राइम सीन पर मिले सबूत, जिसमें लगभग 50 चाकू के घाव थे, एक ऐसे संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे जिससे एक व्यक्ति अकेले संभाल ही नहीं सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास उसके पिता सोम सुंदर का कथित मृत्यु पूर्व बयान था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से केनेथ का नाम एक हमलावर के रूप में लिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी नाटकीय रूप में बदलने लगी। पुलिस सूत्रों ने घटनाओं का एक अलग संस्करण बताना शुरू कर दिया। एक ऐसा संस्करण जिसने केनेथ को एक असहाय दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि मुख्य हत्यारे के रूप में चित्रित किया। इस नई कहानी में योजना कथित तौर पर केवल मां पर केंद्रित करने के लिए बदल गई। मुथुलक्ष्मी जोड़े के अपार्टमेंट में थी। पुलिस का मानना है कि उन्हें वहां फुसला कर लाया गया होगा। जैसे ही वह सोफे पर लेटी, केनेथ ने कथित तौर पर उन पर हमला किया और बार बार चाकू से वार किए, जबकि श्वेता खड़ी देखती रही। फिर हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। जब छोटी बहन सुप्रिया अपार्टमेंट में आई तो उसे भी मार दिया गया। एक भयानक जांच का दावा है कि जैसे ही सुप्रिया ने बीच बचाव करने की कोशिश की, श्वेता ने अपनी बहन का मुंह दबाया और उसे नीचे पिन कर दिया, जबकि केनेथ ने 20 वर्षीय को चाकू मार दिया। सोम सुंदर सबसे आखिर में पहुंचे और सबसे आखिर में मारे गए। मकसद एक जहरीला मिश्रण जो सालों से पक रहा था, अब और ज्यादा साफ था। ये परिवार के लिव इन रिलेशनशिप के कड़े विरोध, लगभग 30 लाख रुपए के भारी कर्ज और पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी की संभावना का एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन शायद एक आखिरी विनाशकारी धोखा भी हुआ था। कुछ पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि केनेथ के पास HAL के पास एक और किराए का फ्लैट था, जबकि इस दूसरे फ्लैट का कारण चल रही जांच का हिस्सा है। श्वेता के लिए, जिसने इस आदमी के लिए अपने पूरे परिवार को पहले ही अलग थलग कर दिया था, धोखे का कोई भी संकेत आखिरी तिनका हो सकता था। अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्वेता ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। अदालत में उसने घोषणा की कि वह एक स्वैच्छिक न्यायिक इकबालिया बयान देना चाहती है, यह कहते हुए कि वह कानूनी परिणामों से अवगत है लेकिन आगे बढ़ना चाहती है। यह एक ऐसा कदम था जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह माफी की इच्छा थी या अपराध का कुचलने वाला बोझ आखिरकार असहनीय हो गया था। इस केस की डिटेल्स एक कड़वी याद दिलाती है कि कैसे परिवार, पैसे और रिश्तों का दबाव एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल सकता है। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स मामले में हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर ज़रूर विचार करें। आपका सपोर्ट हमें इन ज़रूरी कहानियों को सामने लाने में मदद करता है। बेंगलुरु टेकी ट्रिपल मर्डर का मामला सिर्फ एक चौंकाने वाला हेडलाइन से कहीं ज़्यादा है। इस घटना के बाद एम श्वेता और जे केनेथ दोनों पुलिस हिरासत में थे और भारतीय कानून प्रणाली के पूरे वजन का सामना कर रहे थे। श्वेता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अदालत ने उसके कबूल करने की इच्छा भविष्य की कार्यवाही पर लटकी हुई थी।
केनेथ को भी लंबी पूछताछ के बाद रिमांड पर भेज दिया गया। जांच जारी है। पुलिस अपने मामले को बनाने के लिए डिजिटल सबूतों और विरोधाभासी बयानों को एक साथ जोड़ रही है। ये कहानी परफेक्ट मर्डर की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रूर, गंदा अपराध था जो कुछ ही दिनों में सुलझ गया, जिसका श्रेय मरते हुए व्यक्ति की आखिरी शब्दों पर हत्यारों द्वारा छोड़े गए डिजिटल सुरागों को जाता है। परफेक्ट मर्डर का विचार अपराधियों के कथित इरादे का प्रतिबिंब था, एक ठंडा, सोचा समझा प्लान जिसे वे मानते थे कि वह बेदाग होगा। क्राइम सीन से उनका शांत निकास जो सीसीटीवी में कैद हुआ, इसी डरावने आत्मविश्वास की गवाही देता है, लेकिन उनका घमंड ही उनकी बर्बादी का कारण बना। यह मामला एक अंधेरी चेतावनी की कहानी के रूप में काम करता है। ये उन युवाओं पर पड़ने वाले भारी दबाव की बात करता है जो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच फंसे हुए हैं। ये अनियंत्रित कर्ज के खतरों और एआई जैसे डिजिटल उपकरणों की भयावह क्षमता को उजागर करता है, जिनका कथित तौर पर गलत हाथों में होने पर घिनौने कामों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे गहराई से ये एक परिवार की पूरी तरह से बिखर जाने की कहानी है। ये एक भयानक नजारा है कि कैसे प्यार नफरत में बदल सकता है, कैसे संतान का कर्तव्य कातिलाना गुस्से में बदल सकता है, और कैसे एक घर सबसे करीबी और विनाशकारी धोखे का स्थल बन सकता है। सीगेहल्ली का शांत पड़ोस हमेशा साई ग्रीन अपार्टमेंट के अंदर जो हुआ उसकी याद से चिन्हित रहेगा। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली याद कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो हमारे दरवाजे तोड़ कर आते हैं, बल्कि वो होते हैं जो पहले से ही अंदर रह रहे होते हैं। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया।